हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 27 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में 26 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे जाके सारी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ईवीएस, पॉलिटी, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यह वीडियो पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीएचटी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलिंगटन दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय था। अगर हम बात करते हैं पहले गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय था। पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय था। दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान लॉर्ड वेलिंगटन भारत का वायसराय था। दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेलिंगटन था। तीनों सम्मेलनों के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जिन्होंने 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये पूछा जाता है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी उसमें भाग लिए थे। BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। यह भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। अगर हम बात करते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले कौन कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, MR जयकर, NM जोशी और CN मुदालियर, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, अलीगढ़ की साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? अलीगढ़ की साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ की साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ की साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1864 में की थी। कब किया था? तो 1864 में। उन्होंने भारत के मुसलमानों के बीच वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की तर्ज पर इस सोसाइटी की स्थापना की थी। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना अलीगढ़ में की। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना अलीगढ़ में की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इनकी प्रमुख पत्रिका की बात करें तो तहजीब उल अखलाक इनकी प्रमुख पत्रिका है। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता
किसने कहा था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। इनके बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त इनके बचपन का नाम था। 1893 में शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत, और ये किस भाषा में था? अंग्रेजी में। उद्बोधन, ये बंगाली भाषा में थी, नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन नामक पत्रिका, ठीक है, किसकी पत्रिका है? स्वामी विवेकानंद की है। राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग व वेदांत फिलॉसफी उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। इंपॉर्टेंट है, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग व वेदांत फिलॉसफी स्वामी विवेकानंद की प्रमुख पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग को डैश नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइमन कमीशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। और इसका मुख्य कार्य था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये कब आया था? 1919 की जांच करना था। साइमन कमीशन का गठन अगर पूछा जाए कब हुआ था, तो 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ था। और ये भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। और इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, भारत में कुछ लोग इस बात से नाराज और अपमानित हुए कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया। इसमें 7 सदस्य थे और सभी क्या थे? अंग्रेज थे। इसीलिए इसे क्या कहा गया? श्वेत कमीशन कहा गया था, और इसीलिए इसका विरोध किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मद्रास में अपने दिसंबर 1927 की सत्र में हर स्तर पर और हर रूप में आयोग का बहिष्कार करने का संकल्प लिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और 1927 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मुख्तार अहमद अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहां से कई सारे प्रश्न बनते हैं, आप सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश थी? कौन सी नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश थी इनमें से? तो डोमिनियन स्टेट बिल्कुल सही है। वयस्क मताधिकार, ये भी आपका सही है। अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए संयुक्त निर्वाचक मंडल, ये भी आपका करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 15 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट एक ज्ञापन था, जिसमें भारत के लिए एक नई स्वतंत्र उपनिवेश स्थिति का प्रस्ताव दिया गया था। नेहरू रिपोर्ट कब आया था? तो 1928 में यह आया था। नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों की बात करते हैं तो डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य का पद, पृथक निर्वाचकों की अस्वीकृति, द्विसदनी विधायिका होनी चाहिए, मौलिक अधिकार जिसमें महिलाओं को भी समान अधिकार शामिल था, धर्म से राज्य का पूर्ण पृथक्करण, केंद्र में मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचक मंडल की बात कही गई थी नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है, ज्योतिबा फुले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ज्योतिबा फुले के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, 19वीं सदी में उन्होंने सबसे पहले दलित शब्द का प्रयोग किया था। बिल्कुल सही है, 19वीं सदी में उन्होंने पहली बार दलित शब्द का प्रयोग किया था। ये पॉइंट आपका सही है। वे गुलामगिरी के लेखक के तौर पर जाने जाते हैं, ये भी आपका सही है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? गुलामगिरी। तो ये पॉइंट भी आपका सही है। इन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है,
सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 में। किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से एक से, अच्छा पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, सारे कथन इनके बारे में सही है, इसलिए ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिलक ने 1916 में किस शहर में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तिलक ने 1916 में किस शहर में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलगाम में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, होम रूल लीग आंदोलन की बात करते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1916 में इसकी शुरुआत हुई थी। आयरलैंड की तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक के होम रूल लीग आंदोलन की बात करते हैं तो अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगाम में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल की गठन की घोषणा की तथा पुणे में तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया। उनका कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, लेकिन ध्यान रखिएगा बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत व बरार था। ये पूछा जाता है कि तिलक के होम रूल आंदोलन का कार्यक्षेत्र क्या था? तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, लेकिन बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत व बरार था। जोसेफ बपिस्टा इसके अध्यक्ष थे और एनसी केलकर सचिव थे। उन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था। तिलक के समाचार पत्र मराठा और केसरी होम रूल के अंग थे। इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्रों की बात करें तो मराठा और केसरी, कई बार एग्जाम पूछा गया तो ध्यान रखिएगा। एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन की बात करते हैं तो सितंबर 1916 में अड्यार मद्रास में सुब्रमण्यम अय्यर के साथ शुरुआत की और शेष भारत में काम किया। एनी बेसेंट के अखबार न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इस आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण बने थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीआरई 1 में पूछा गया था। एनी बेसेंट की पत्रिका की बात करते हैं तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट है, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू व कान्हू ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू व कान्हू ने किया था। संथाल विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार, अब झारखंड में के राजमहल पहाड़ियों में बसे संथाल जनजातियों का विद्रोह था। संथाल विद्रोह हुआ कब था? तो 1855-56 में यह विद्रोह हुआ था। भारत में अत्याचारी ब्रिटिश राजस्व प्रणाली, सूदखोरी प्रथा और जमींदारी व्यवस्था ने संथाल लोगों को परेशान कर दिया था और दो संथाल भाइयों सिद्धू व कान्हू मुर्मू ने 10,000 संथालों को संगठित किया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की। संथाल भारत में झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पाए जाने वाले सबसे बड़े आदिवासी समूह हैं। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने विधान परिषदों में कुछ सुधारों की शुरुआत की और ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों को सीमित भागीदारी को बढ़ाया। भारत के राज्य सचिव जॉन मॉर्ले और भारत के वायसराय मिंटो के नाम पर इसे आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि इसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए निर्धारित किया गया था, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को मुसलमानों के लिए निर्धारित किया गया था और केवल मुसलमान ही अपने प्रतिनिधियों को वोट दे सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया था? इंपॉर्टेंट है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया था? तो ऑप्शन सी, पवनार, महाराष्ट्र से।
ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 में वर्धा के निकट पवनार ग्राम से हुआ। इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे इसके पहले सत्याग्रही थे। और दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे कौन थे? तो ब्रह्मदत्त जो है तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। इनका नाम ध्यान रखिएगा, TRE 1 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया? नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार विद्यापीठ एक भारतीय शैक्षणिक संस्थान है जिसका शिलान्यास 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी जी ने किया था, लेकिन इसे 1942 में अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। इसकी शुरुआत पटना में श्री राजेंद्र प्रसाद ने किया था, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और जमीन मौलाना मजरूल हक ने दान में दी थी। ये पूछा जाता है जमीन किसने दिया था? तो मजरूल हक ने दिया था। मौलाना मजरूल हक इसके पहले चांसलर थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके क्या थे? पहले क्या थे? प्राचार्य थे, संस्थापक प्राचार्य थे। नेक्स्ट है, सहायक संधि किसने लागू किया था? इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा सहायक संधि किसने लागू किया था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की। सहायक संधि के अनुसार यदि कोई भारतीय शासक अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करता है तो उसे अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को आने देना स्वीकार करना होगा और उसे ब्रिटिश सेना के खर्च का भी वहन करना होगा। यही क्या था? आपका सहायक संधि थी। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले 1798 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है सबसे पहले जो है किसने स्वीकार किया था सहायक संधि को? तो हैदराबाद के निजाम ने। नेक्स्ट है, कलकत्ता यानी कोलकाता नगर की नींव किसने रखी थी? तो कलकत्ता की नींव किसने रखी थी? तो ऑप्शन बी जॉब चार्नक ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता था? तो ऑप्शन हो जाएगा बी चार्ल्स मेटकॉफ को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मेटकॉफ भारत के गवर्नर जनरल थे। कब से कब तक? 1835 से 1836 तक। को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता 15 सितंबर 1935 से लागू है। उन्होंने प्रसिद्ध प्रेस कानून के माध्यम से स्थानीय प्रेस पर सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया था, इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला है, कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ संगठन दिया है, दूसरी तरफ जो है संबंधित व्यक्ति दिया है। सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले बिल्कुल सही है। राधा स्वामी सत्संग, शिव दयाल सिंह, ये भी आपका सही है। तत्व बोधनी सभा, अरविंद घोष ने। तत्व बोधनी सभा की स्थापना 1839 में किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉर्ड लिटन ने शस्त्र अधिनियम कब पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने शस्त्र अधिनियम कब पारित किया था? तो ऑप्शन बी 1878 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड लिटन ने 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया था, जिसके अनुसार भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के हथियार रखना क्या था? आपराधिक अपराध था। लेकिन यह अधिनियम अंग्रेजों पर लागू नहीं था, सिर्फ भारतीयों पर लागू था। लॉर्ड लिटन की बात करें तो 1876 से 1880 तक ये भारत का क्या था? वायसराय था। इसके समय में क्या क्या हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 आया था, शस्त्र अधिनियम 1878 आया था, दूसरा अफगान युद्ध हुआ था, राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 आया था, आईसीएस की परीक्षा में प्रवेश की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी इसी के समय में। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की बात कर रहा है कि स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन ए धोंडो केशव कर्वे ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से महिला विश्वविद्यालय देश का पहला महिला विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना धोंडो केशव कर्वे ने 1916 में की थी, जो कहाँ पे है? तो मुंबई महाराष्ट्र में यह स्थित है। धोंडो केशव कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे।
उन्होंने महिला शिक्षा और विधवा विवाह में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपना जीवन महिला उत्थान को समर्पित कर दिया था। वर्ष 1958 में महर्षि कर्वे को भारत रत्न भी मिल चुका है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट है। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवनींद्र नाथ टैगोर ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में अवनींद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में की थी और इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत माता की पेंटिंग भी बनाई थी। टीआरई 3 में पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? इंपॉर्टेंट है। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ऑप्शन सी कृष्ण कुमार मित्र ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी के 13 जुलाई 1905 के अंक में सुझाया गया था तथा 7 अगस्त 1905 को कोलकाता टाउन हॉल में होने वाली बैठक में पर्याप्त संकोच के साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने इसे स्वीकार किया था। 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की शुरुआत की थी? इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन ए इंडियन ओपिनियन की शुरुआत किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, 1894 में गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की तथा उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1894 में। कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में। किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था तथा उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। इसके माध्यम से उन्होंने नस्लीय भेदभाव से लड़ने और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रवासी समुदाय के नागरिक अधिकार प्राप्त करने हेतु संघर्ष किया। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। मनसुख लाल हीरालाल नजर इंडियन ओपिनियन के पहले संपादक थे। ये पूछा जाता है, इंडियन ओपिनियन के पहले संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल हीरालाल नजर इसके पहले संपादक थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। बर्रा डकैती कहां पे हुआ था? तो पूर्वी बंगाल में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्वी बंगाल। धन की व्यवस्था करने के लिए 1908 में पूर्वी बंगाल में बर्रा डकैती कांड को पुलिन बिहारी दास ने अंजाम दिया था। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए ढाका अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट, कांचीपुरम में कैलाश मंदिर का निर्माण डैश द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, कांचीपुरम में कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नरसिंह वर्मन को राजसिम्हा के नाम से भी जाना जाता है। नरसिंह द्वितीय ने महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ध्यान रखिएगा, महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नोट ध्यान रखिएगा, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर पूछा एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट शासक थे ये। चोल वंश के राजा राज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर पूछा जाए तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के समय में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान डायमेकस भारत आया था। सीरियन किंग एंटियोकस प्रथम ने अपने राजदूत डायमेकस को
बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और जो डायमेकस था इसने जो है मेगास्थनीज का स्थान लिया था। और मेगास्थनीज जो है किसके समय में आया था, तो ये आपका चंद्रगुप्त के समय में आया था ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना माइकियावेली के प्रिंस से की जाती है। इंपॉर्टेंट है, किसकी तुलना माइकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य को भारतीय माइकियावेली भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अभी यूपी बीएड का पेपर हुआ, उसमें ये पूछा गया था। माइकियावेली एक इतालवी राजनयिक, दार्शनिक, राजनीतिक इतिहासकार और लेखक थे। उन्हें आधुनिक राजनीतिक दर्शन और राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। 1513 ईस्वी में लिखी गई माइकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, तो द प्रिंस है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और भारत का माइकियावेली किसे कहा जाता है, तो कौटिल्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है, चटगांव शस्त्रागार छापा से कौन संबंधित है। चटगांव शस्त्रागार छापा से कौन संबंधित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन सी, सूर्यसेन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। कब हुआ था, 18 अप्रैल 1930 को। और यह स्वतंत्रता सेनानी सूर्यसेन के नेतृत्व में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारने का प्रयास था। उन्होंने जिन स्वयं सेवकों को इकट्ठा किया वे राष्ट्रवादियों के एक क्रांतिकारी समूह का हिस्सा थे जो अंग्रेजों से लड़ने के लिए बल प्रयोग में विश्वास करते थे। इन स्वयंसेवकों में 2 अविश्वसनीय महिलाएं थीं। इनका नाम था प्रीति लता वाडेकर और कल्पना दत्ता। इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्हें सूर्यसेन को ध्यान रखिएगा, मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, मास्टर दा के नाम से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के बाहर स्थापित किया गया था। कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भारत के बाहर हुई थी। कहां पे, लंदन में। ऑप्शन बी। देखते हैं इसके बारे में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, इसकी स्थापना 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने किया था। एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लॉर्ड लिवेडेन इसके क्या थे, पहले अध्यक्ष थे। भारतीय संघ की बात करते हैं, यानी इंडियन एसोसिएशन की, इसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कोलकाता के अल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करें तो इसकी स्थापना 1843 में कलकत्ता में जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नामक राजनीतिक सभा की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 1843 में कलकत्ता में हुई थी। किसने किया था, तो जॉर्ज थॉमसन ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीआरई 1 में शायद पूछा गया था यह प्रश्न। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो भारत सेवक समाज के नाम से जाना जाता है। यही पूछा था, भारत सेवक समाज, टीआरई में यही पूछा था। ठीक है, की पॉइंट की बात करते हैं तो 1905 में हुए कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे ये। बाल गंगाधर तिलक ने गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक ने गोपाल कृष्ण गोखले को क्या कहा था, तो भारत का हीरा कहा था। नेक्स्ट है, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे, तो दीनबंधु मित्र। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा रचित बांग्ला नाटक है। यह नाटक बंगाल के नील विद्रोह या इंडको विद्रोह पर आधारित है। ये पूछा जाता है किस पर आधारित है, तो नील विद्रोह पर यह आधारित है। की पॉइंट की बात करते हैं, नील विद्रोह कब हुआ था, तो 1859-60 में हुआ था। और इसका नेतृत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने किया था, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इसका नेतृत्व किया था। नील विद्रोह भारतीय किसानों का
पहला सफल विद्रोह था? ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह कौन सा था? तो नील विद्रोह था। कब हुआ था? 1859-60 में हुआ था। और इसके नेता कौन थे? दिगंबर बिस्वा और विष्णु बिस्वा इसके नेता थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा करा सही सुमेलित है? पहला है विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, नहीं, ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, तो गलत हो जाएगा। CR दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल आपका सही है। विलियम विडरबर्न वर्ष 1907 के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये आपका गलत है, 1907 नहीं 1910 के थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, विनोबा भावे को ये क्या थे? पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। CR दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। विलियम विडरबर्न कांग्रेस के 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। और श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे, इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद सेना के पुनर्गठन से जुड़ा है? इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद सेना के पुनर्गठन से जुड़ा है? तो कौन सा? तो आपका पील आयोग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पील आयोग। पील आयोग की स्थापना 1857 में की गई थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। पील कमीशन की अध्यक्षता जोनाथन पील कर रहे थे। इसके माध्यम से तोपखाना पूर्णतः यूरोपीय सैनिकों के हाथ में सौंप दिया गया। विद्रोह के पूर्व बंगाल व अवध के सैनिकों की संख्या सर्वाधिक थी। 1857 के विद्रोह के समय बंगाल व अवध के सैनिक क्या थे? सर्वाधिक थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बाद में क्या कर दिया गया? सिखों व गोरखों की संख्या में काफी बढ़ोतरी की गई। ठीक है। नेक्स्ट है, हवा की आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता? हवा की आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मैंने बताया था हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है हवा की आर्द्रता मापने में। ओडोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने में ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर की बात करते हैं तो वाहनों की चाल मापने में इसका प्रयोग किया जाता है स्पीडोमीटर। एक्सीलरोमीटर तो वाहनों की चाल की वृद्धि दर मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर इंपॉर्टेंट है ये, विमान की ऊंचाई मापने में। आइडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर, देखिए ये आपका जो अभी हम ऊपर बताए ये आपका क्या है? हाइग्रोमीटर, और ये है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। इससे TRE 1 पूछा गया था। एनीमोमीटर TRE 2 पूछा गया था शायद। वायु गति मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। फैदोमीटर इंपॉर्टेंट है, तो समुद्र की गहराई मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहा है विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर होता, सही है। ताप का मात्रक केल्विन होता है, ये भी आपका सही है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल होता है, ये भी आपका सही है। तो इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। ऑप्शन ई। देखिए ये सब मूल राशियां हैं। मूल राशियां वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहा जाता है? मूल राशियां कहा जाता है। कितनी मूल राशियां हैं? तो 7 हैं। कौन कौन सी? लंबाई, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान, इसका मात्रक किलोग्राम। समय, इसका मात्रक सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल होता है। ये आपका 7 मूल राशियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्त में बिंबाणु किसके लिए आवश्यक होते हैं? बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स किसके लिए आवश्यक होते हैं? ये तो ऑप्शन सी, रक्त का थक्का बनने की शुरुआत करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो लाल रक्त कोशिकाएं यानी आपका RBC हो गया, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी आपका WBC हो गया, और प्लेटलेट्स, ये 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं। रक्त में पाई जाने वाली बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स सूक्ष्म एवं रंगीन होती हैं। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। यह रुधिर स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग
रक्त वाहिकाओं की मरम्मत तथा संक्रमण से शरीर की रक्षा में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, इंसुलिन हार्मोन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इंसुलिन हार्मोन के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है। ध्यान रखिएगा, इंसुलिन क्या आपका प्रोटीन हार्मोन है, इंपॉर्टेंट है ये, जो मानव शरीर में क्या होता है, उत्पादित होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए, मानव शरीर की दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय। और पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, एक क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। इस ग्रंथि का अंतःस्रावी भाग लैंगर हैंस द्वीप कोशिकाओं से बना होता है, जिसमें आपका अल्फा, बीटा, डेल्टा एवं एफ कोशिकाएं होती हैं। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से जो है इंसुलिन का स्राव होता है, कई बार पूछा गया कई सारे एग्जाम में ये। इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला का पेप्टाइड हार्मोन है, जिसमें आपका जस्ता धातु उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, जस्ता होता है, यानी जिंक होता है। इंसुलिन का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका कार्य रक्त में अतिरिक्त शुगर को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना है, या ग्लाइकोजन यकृत में क्या होता है, आपका संचित रहती है। इंसुलिन शरीर में इंसुलिन की कमी से क्या होता, कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है, इंपॉर्टेंट है। शरीर में जो है इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग या डायबिटीज होता है। नेक्स्ट है, पाचन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पाचन के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है। पहला, खाद्य में उपस्थित वसा का पाचन ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन द्वारा होता है। नहीं, गलत है, ट्रिप्सिन तो प्रोटीन होता है। खाद्य के स्टार्च का पाचन लाइपेज के द्वारा होता है, आपका गलत है। वसा के पाचन किसके द्वारा होता है, खाद्य में वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा होता है, आपका सही है ये। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, ये आपका सही है, ऑप्शन सी। अमाशय में उपस्थित गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन कर उसे ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। ठीक है, आपका लाइपेज आपका किस संबंधित है, तो वसा की पाचन से संबंधित है ये। अग्नाशय द्वारा ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव होता है, जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो ट्रिप्सिन जो क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। लार में आपका टाइलिन होता है, ये जो एंजाइम होता है ये किसका पाचन करता है, तो भोजन के स्टार्च को डाइसैकेराइड मल्टोज में क्या करता है, ये तोड़ देता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। मेलानिन प्राकृतिक रंजक है, जो मानव त्वचा, बालों और आंख की पुतली को रंग प्रदान करता है। तो यह निम्न में से किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, इंपॉर्टेंट है। आपका जो मेलानिन होता है ये आपका प्राकृतिक रंजक है, जो मानव त्वचा, बालों और आंख की पुतली को रंग प्रदान करता है। तो यह निम्न में से किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ऑप्शन ए। देखते हैं इसके बारे में। मेलानिन एक क्या है, आपका वर्धक यानी रंजक है, जो त्वचा, आंख, बाल, केंद्रिका तंत्रिका तंत्र आदि में पाया जाता है एवं इसके रंग को निर्धारित करता है। ये मेलानिन जितना अधिक होता है, आंख, बाल, त्वचा आदि का रंग क्या होता है, उतना गहरा होता है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फलों को पकाने में प्रयुक्त होता है, जबकि इससे हमारे लिए बहुत हानिकारक माना जाता है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा फलों को पकाने में प्रयुक्त होता है, लेकिन ये हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो कौन सा होता है आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बाइड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड में फास्फोरस और आर्सेनिक पाया जाता है, जो हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदेह होता है। कैल्शियम कार्बाइड वातावरण की नमी के साथ क्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है, जिससे फल पक जाता है। यह मानव शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। जो आपका कैल्शियम कार्बाइड होता है वातावरण की नमी के साथ मिलकर क्या बनाता है, आपका एसिटिलीन गैस बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मांसाहारी पौधे के उदाहरण है। इसमें से पूछ रहा है कौन सा जो है मांसाहारी पौधा है, तो आपका ऑप्शन ए, संडीव, वीनस, फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब क्या है, आपका मांसाहारी पौधे हैं, यानी कीटभक्षी पौधे हैं। ये कुछ पादप कीटों का भक्षण करते हैं। उनकी पत्तियां घड़े नुमा आकृति में बनी होती हैं, जिसमें
अनेक रोम होते हैं। जब कीट इन रोमों में फंस जाता है तो घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा इसका पाचन होता है। और कौन कौन से पौधे हैं ये आपका सनड्यू वीनस, फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट यानी घटपड़ी पौधा, ये सब क्या है तो कीट भक्षी पौधे हैं। की पॉइंट ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। कीट भक्षी पौधे जो होते हैं आमतौर पर नाइट्रोजन की कमी वाले मिट्टी पर उगते हैं, यानी आपका जहाँ पे नाइट्रोजन नहीं होता है वहाँ पर ये उगते हैं। इसलिए वे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों को खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरोफिल के निर्माण में पौधों की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण आवश्यक है। क्लोरोफिल के निर्माण में पौधों की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण आवश्यक है तो मैग्नीशियम का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम आवश्यक है। मैग्नीशियम के बिना पौधे सूर्य के प्रकाश को ग्रहण नहीं कर पाते, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है आवश्यक है। क्लोरोफिल साइनोबैक्टीरिया, शैवाल और पौधों के क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले हरे रंग का क्या है वड़क है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साइनोबैक्टीरिया में भी यह पाया जाता है, शैवाल में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, यानी पौधों में भी यह पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन यौन संचारित रोग नहीं है। करा कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है यौन संचारित रोग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। सभी आपके यौन संचारित रोग हैं, यानी सिफिलिस, एड्स और गोनेरिया सभी यौन संचारित रोग हैं। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संभोग के माध्यम से होने वाले संक्रमणों या रोगों को सामूहिक रूप से यौन संचारित रोग यानी एसटीडी या रतिज रोग यानी वीडी या प्रजनन नली संक्रमण यानी आरटीआई कहा जाता है, जो निम्न है। सिफिलिस, क्लैमाइडिया, गोनोरिया, ट्राइकोमोनियसिस, मानो पिप्लोमा वायरस यानी एचपीवी, एचआईवी और हेपेटाइटिस बी, ये सब जो है यौन संचारित रोग हैं। इनके नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट, इसका फार्मूला क्या होता है तो KMnO3 इसका फार्मूला होता है। प्रबल ऑक्सीकारक है, इसका उपयोग जल में से अशुद्धियों जैसे लोहा, मैग्नीज, ट्राईहेलोमेथेन आदि को ऑक्सीकृत करके इन्हें दूर करने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग औद्योगिक क्षेत्र में मेथेनॉल, एथेनॉल, नाभिकीय रिएक्टरों के परिशोधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टमाटर चटनी और फलों के रस जैसे खाद्य उत्पादों के लिए परिरक्षक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। टमाटर चटनी और फलों की रस जैसे खाद्य उत्पादों के परिरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट एक क्या है परिरक्षक है, जिसका उपयोग कार्बोनेटेड पेय, जैम और फलों के रस, अचार, मसालों जैसे अम्लीय खाद्य पदार्थों में व्यापक रूप से किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो C6H5COO इसका क्या होता है रासायनिक सूत्र होता है। खाद्य संरक्षण की बात करें तो खाद्य संरक्षण भोजन को अवांछित माइक्रोबियल वृद्धि से बचाने के लिए एक विधि है और भोजन को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सी अधातु, ध्यान रखिएगा अधातु पूछ रहा है, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में उपस्थित है तो कौन सी अधातु तो ब्रोमीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं आधुनिक आवर्त में 22 अधातुएं हैं। आधुनिक आवर्त में कितनी अधातुएं हैं 22, जिसमें 11 गैस हैं, 1 तरल है और 10 ठोस है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ये सब क्या है गैस हैं। जो आपका केवल ब्रोमीन है ये किस अवस्था में पाया जाता है तो आपका तरल अवस्था में पाया जाता है। अब ब्रोमीन की परमाणु संख्या कितनी होती है 35। धातुओं की बात करते हैं तो धातु में आपका सोना हो गया, चांदी, कॉपर, लोहा ये सब क्या है धातु हैं। अधिकांश धातुएं समान दाब एवं ताप पर किस अवस्था में होती हैं ठोस अवस्था में होती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा मरकरी यानी पारा कमरे के ताप पर केवल एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। देखिए अगर अधातु पूछा जाए कौन सी अधातु द्रव अवस्था में रहती है तो ब्रोमीन। अगर धातु पूछा जाए कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहती है तो आपका मरकरी यानी पारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, TRE 3 में पूछा गया था ये।
नेक्स्ट, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्यों? अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? तो ऑप्शन बी, क्योंकि बहुत अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन प्रमुख नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल में उपस्थित कणों के कारण होता है। अत्यधिक ऊंचाई पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और इसलिए जो है आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी कहा जाता है कवक के अध्ययन को, ठीक है, माइकोलॉजी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अंग ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलता है? कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है? तो आपका यकृत बदलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलकर इसका संग्रह कर लेता है। इंपॉर्टेंट है, यकृत जो होता है आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलकर इसका संग्रह कर लेता है और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। रक्त में ग्लूकोज शर्करा की कमी पड़ने पर संग्रहित ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलकर रक्त में मुक्त कर देता है और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनोलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, एंजाइम अधिकतर निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं? इंपॉर्टेंट है, जो आपके एंजाइम होते हैं किससे बने होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए प्रोटीन। एंजाइम अधिकतर प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं। हमारे शरीर में मौजूद एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण कार्यों को करने में मदद करते हैं। इसमें आपका मांसपेशियों का निर्माण, विषाक्त पदार्थों को नष्ट करना और पाचन के दौरान भोजन के कणों को तोड़ना शामिल है। नेक्स्ट है, लाल केंचुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाल केंचुओं के बारे में कह रहा है, कौन सा कथन सही है? पहला, लाल केंचुओं के दांत नहीं होते हैं, ये भोजन को गिजड़ की सहायता से पीसते हैं। बिल्कुल सही है, ये आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है ये। अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा भोजन को पीसने में केंचुओं की सहायता करता है, ये भी आपका सही है। केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। देखते हैं, लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्ट या कृमि कंपोस्ट कहा जाता है। लाल केंचुओं के दांत नहीं होते हैं, इसमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजड़ कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इसकी सहायता करता है। अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिलाने पर भोजन को पीसने में केंचुओं की सहायता करता है। लाल केंचुए गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं, उन्हें आसपास नमी की आवश्यकता होती है, न ज़्यादा इन्हें गर्मी चाहिए न ठंडी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग हवा के माध्यम से नहीं फैलता है? करा कौन सा रोग जो है हवा के माध्यम से नहीं फैलता है? तो चिकन पॉक्स फैलता है, खसरा फैलता है। अभी मैंने बताता हेपेटाइटिस बी, ये आपका यौन संचारित रोग है, ठीक है, यौन संचारित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु के माध्यम से होने वाले रोगों की बात करते हैं तो आपका एंथ्रेक्स हो गया, आपका चिकन पॉक्स हो गया, इन्फ्लुएंजा, खसरा, स्मॉल पॉक्स और क्षय रोग यानी आपका जो टीबी है, ये सब जो है वायु से फैलते हैं। हेपेटाइटिस बी आपका जो है ये आपका हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है, या वायरस रक्त, वीर या शरीर के अन्य पदार्थों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे माध्यम या पहुंचता है। नेक्स्ट है, पौधों के किस भाग से केसर बनाया जाता है? किस भाग से केसर बनता है? तो वर्तिकाग्र से बनता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत में सबसे ज्यादा केसर कहाँ पे होता है? तो आपका जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट है, ठोस पदार्थ का सीधे गैस में परिवर्तन डैश कहलाता है। ये भी आपका यूपी बीएड में पूछा गया था, अभी हाल में पेपर हुआ है। ठोस पदार्थ का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन तरल अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से, देखिए तरल अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ठीक है। और ये उष्मा शोषीय अवस्था है। और उदाहरण के लिए आपका कपूर हो गया, सूखा बर्फ हो गया, नेप्थलीन बॉल हो गए, ये सब आपका ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूछा गया आपके टीआरई में ये। नेक्स्ट, घड़ियों में किस क्वार्टी क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है? बीपीएससी के द्वारा ये पूछा गया प्रश्न है।
क्वार्ट्ज क्रिस्टल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है कितना होता है? तो ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए। पलायन वेग क्या होता है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग को क्या कहा जाता है? पलायन वेग कहा जाता है। इसे वी द्वारा दर्शाया जाता है। पलायन वेग पृथ्वी का कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अलग अलग ग्रहों का पलायन वेग उसके गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर क्या होता है? अलग अलग होता है। चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। सभी ग्रहों में बृहस्पति ग्रह का जो पलायन वेग है ये सर्वाधिक होता है। कितना? 59.5 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है बृहस्पति का पलायन वेग है। आप पृथ्वी का ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित गैसों में से किसे हंसाने वाली गैस के रूप में भी जाना जाता है? लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, यानी हंसाने वाली गैस? तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को, ठीक है। यह कमरे के ताप पर एक रंगहीन अज्वलनशील गैस है जिसमें एक मंद धात्विक गंध और स्वाद है। इसके चेतना शून्य करने वाले और दर्द कम करने वाले प्रभावों के लिए महत्वपूर्ण चिकित्सा उपयोग है। विशेष रूप से शल्य चिकित्सा और दंत चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो है कैसी गैस है? तो ग्लोबल वार्मिंग गैस है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे पीटा जा सकता है और पतली सीट में परिवर्तित किया जा सकता है? कह रहा है किससे पीटा जा सकता है और पतली सीट में परिवर्तित किया जाता है? तो आपका हो जाएगा जिंक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसका गुण है? धातु का गुण है, और जिंक क्या आपका धातु है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। धातुओं पर आघात किया जा सकता है और उन्हें पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। जिंक भी आपका क्या है? धातु है। इस प्रकार इसे पतली सीट में परिवर्तित किया जा सकता है और धातुओं की इस प्रवृत्ति को लचीलापन कहा जाता है और इसलिए धातुओं को आघात वर्धनी धातु भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? विषाणु यानी आपका वायरस से कौन सा रोग होता है? वायरस से इनमें से कौन सा है? तो है जो आपका बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स आपका वायरस से होता है। ऑप्शन सी। चिकन पॉक्स एक वायरस से होने वाला रोग है। चिकन पॉक्स वारिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। वारिसेला वैक्सीन एक वैक्सीन है जो चिकन पॉक्स से बचाव करती है। विषाणु यानी वायरस से होने वाले रोगों की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। चेचक हो गया, छोटी माता, कोविड-19, इन्फ्लुएंजा सामान जो आपका जुकाम होता है, पोलियो, रेबीज, गलसुआ, डेंगू बुखार, खसरा, ये सब जो है किससे होते हैं? तो वायरस से होते हैं ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिएगा, कौन सा कथन पूछ रहा है? गलत है। पहला है, प्रत्येक कोशीय स्तर पर पर्यावरण में उष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा का क्षय होता है। बिल्कुल सही है। उष्मा का क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में जाने में क्या होता है? क्षय होता है। बिल्कुल सही है। प्रत्येक कोशीय स्तर पर मौजूद कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10% होती है। आपका बिल्कुल सही है, 10% ऊर्जा जाती है, ये सही है। हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा में से लगभग 10% को अवशोषित करते, नहीं 10% को नहीं, मात्र 1% को, ठीक है, 1% को। यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी का उदाहरण है? इसमें कह रहा है कौन सा स्वपोषी है, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो आपका शैवाल हो गया। ऑप्शन बी शैवाल। देखिए, स्वपोषी यानी जो आपका भोजन स्वयं बनाते हैं। सबसे ज्ञात उदाहरण कौन सा है? पौधे यानी पादप यानी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपनी कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। शैवाल में प्रकाश संश्लेषण तंत्र होता है और अंततः नील हरित शैवाल से उत्पन्न होती है जो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का उत्पादन करती है। कवक हो गया आपका प्रोटोजोआ, विषाणु, ये आपका भोजन का निर्माण नहीं करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? देखिए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है, ठीक है, मणिपुर में। ऑप्शन ए। अला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं पूछ रहा है? तो अचन कुमार आपका ये तो है,
अगस्त मलाई भी आपका है, नोकरेक ये भी आपका है बायोस्फीयर रिजर्व। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नहीं पूछा है तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वर्तमान में जो है कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अचानक कुमार आपका जो है बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व आपका तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ है। नोकरेक आपका ये कहाँ पे है, तो मेघालय में स्थित है। वर्तमान में कितने हैं, 18 क्या है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व में। यहाँ पे आप इनके नाम दिए हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका नंदा देवी, नोकरेक हो गया, मानस हो गया, ड्रुवी साइखोवा, देहांग, आपका सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, 18 हैं। ठीक, नेक्स्ट है पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इसे पर्यावरण और विकास रियो शिखर सम्मेलन या रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, 1992 में हुआ था। नेक्स्ट, झील में सुपोषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है, इंपॉर्टेंट है। झील में जो आपका सुपोषण होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जल में जैविक एवं अजैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो सुपोषण कहा जाता है। जल में जैविक एवं अजैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि को सुपोषण कहा जाता है। आपका क्या होता है, ये सिंथेटिक डिटर्जेंट, घरेलू सीवेज, कृषि में उपयुक्त रसायनों के बहाव और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त होने वाले नाइट्रेट और फास्फेट शैवाल यानी सूक्ष्म पौधों को अप्राकृतिक पोषण प्रदान करते हैं। इससे जलीय पौधे यानी जो शैवाल होते हैं, ये शैवाल आदि अधिक वृद्धि करते हैं और श्वसन क्रिया के लिए जल के अधिकांश ऑक्सीजन को अपने उपयोग में ले लेते हैं। जब इनकी वृद्धि हो जाती है नाइट्रेट और फास्फेट की, तो क्या होता है, तो जो छोटे पौधे होते हैं, शैवाल वगैरह होते हैं, ये ऑक्सीजन का ज़्यादा उपयोग करते हैं और इससे क्या होता है, तो जिससे जलीय जंतुओं जैसे आपका मछली हो गया आदि के लिए घुलित ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उन पर मृत्यु का संकट छा जाता है। इसको क्या कहता है, सुपोषण कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपका नाइट्रोजन और फास्फेट बढ़ जाता है। नेक्स्ट है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है, तो आपका ब्लिसफुल बिहार टैगलाइन है इसकी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है, इंपॉर्टेंट है। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है, ये तो सोवियत रूस के सहयोग से बना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बरौनी तेल शोध कारखाना कहाँ पे है, किस जिले में है, तो बेगूसराय में है, ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी सहायता से, तो रूस की सहायता से। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा से मिलती है। किस स्थान पर कोसी नदी गंगा से मिलती है, तो कुर्सेला में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुर्सेला। नेक्स्ट, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। कौन सा जो है पुराना है इनमें से, तो खड़गपुर पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि आपका रोहतास पठार विंध्य क्रम की है। उत्तर पश्चिमी पहाड़ी ये आपका शिवालिक हिमालय का भाग है, जो तृतीय क्रम की, तथा उत्तर मैदान क्या है आपका नवीनतम है। नेक्स्ट, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है, तो गया में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गया। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित एक पवित्र पहाड़ी है। इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में मिलता है। गया जिला आपका फाल्गु नदी के तट पर स्थित है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, फाल्गु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। करा कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, तो पुनपुन नदी मिलती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुनपुन नदी। पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार यानी पलामू झारखंड से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है, जिले से प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। मोरहर, दरगाह, पुनपुन की क्या है, सहायक नदियां हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक वाला जिला कौन सा है, तो आपका पूर्णिया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्णिया।
सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पे होता है भारत में? तो पश्चिम बंगाल में होता है। कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है। कैमूर का पठार आपका ये किसके लिए? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए, चूना पत्थर के लिए। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार सैल चूना पत्थर बलुआ पत्थर से निर्मित है और इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है। इसको भी ध्यान रखिएगा। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सर्च लाइट, तो ऑप्शन बी मुरली मनोहर प्रसाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। 1872 में बिहार हेराल्ड किसने आरंभ किया था? तो ऑप्शन बी बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा? भारत का सबसे लंबा पूछ रहा है समुद्र तट कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी मरीना समुद्र तट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मरीना। मरीना समुद्र तट भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। ठीक है, सबसे लंबा ही है। और ये कहाँ पे है? तो चेन्नई तमिलनाडु में यह स्थित है। और कहाँ पे, किस खाड़ी में? तो बंगाल की खाड़ी में यह स्थित है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 18 किलोमीटर है। और मरीना समुद्र विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट भी है ये। अगला, खैबर दर्रा कहाँ पे स्थित है? इंपॉर्टेंट है ये। खैबर दर्रा कहाँ पे है? तो ये आपका पाकिस्तान में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान। खैबर दर्रा एक पहाड़ी दर्रा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा के पास लैंडी कोटल के शहर को स्पिन घर के पहाड़ों से गुजरते हुए पेशावर की खाड़ी घाटी से जोड़ता है। खैबर दर्रा काबुल को पेशावर से जोड़ता है, ये ध्यान रखिए। खैबर दर्रा काबुल को पेशावर से जोड़ता है ये। अगला है, साल्टोरो पर्वतमाला कहाँ स्थित है? साल्टोरो पर्वतमाला कहाँ पे स्थित है? इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है। काराकोरम पर्वत में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साल्टोरो पर्वत काराकोरम पर्वत की एक उप श्रेणी है। वे सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम की ओर दक्षिण पूर्व काराकोरम में स्थित है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दो सबसे लंबे ग्लेशियरों में से एक है। इसे काराकोरम का जो है हृदय स्थल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है ये? तो आपका मेघालय में है ये। ठीक है, गारो खासी जयंतिया कहाँ पे? मेघालय में है। नेक्स्ट है, कोडाई कनाल किस पहाड़ी का हिस्सा है? कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये आपका पलानी पहाड़ी पर। ठीक है, पालनी। ऑप्शन सी। कोडाई कनाल दक्षिण भारत में तमिलनाडु में एक पर्यटन स्थल है। यह पालनी पहाड़ी पर 7200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे लोकप्रिय रूप से हिल स्टेशनों की राजकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। अला, भारत के निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण हुआ? कह रहा किस मृदा का निर्माण जो है बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मैंने कई बार बताया है इसके बारे में। तो रेगुर मृदा। ऑप्शन सी रेगुर यानी कौन सी मृदा? आप कपासी मृदा। कपासी यानी कौन सी मृदा? काली मृदा। ठीक है, काली मिट्टी। और इसको क्या कहा जाता है? कपासी मृदा कहा जाता है, रेगुर मृदा कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है ये। अगला प्रश्न है, किस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है? किस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है? तो पलाश को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पलाश जो है आपका ये उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो जिप्सम का उपयोग। ऑप्शन बी, खेतों में जिप्सम का प्रयोग। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो आपका चिल्का झील है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। नेक्स्ट है, प्लाया से क्या आशय है? प्लाया क्या होता है? इंपॉर्टेंट है ये। तो वायु द्वारा निर्मित झील को क्या कहा जाता है? तो प्लाया कहा जाता है। ठीक है, अक्सर ये रेगिस्तान में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? एनसीईआरटी से लिया है मैंने प्रश्न ये। तो ऑप्शन बी सैन्य भूगोल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सामाजिक भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आता है? व्यवहारिक भूगोल,
सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और आपका चिकित्सा भूगोल। अगर हम बात करें राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत क्या आता है, निर्वाचन भूगोल, आपका सैन्य भूगोल आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इसको। अला मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये कथन किसका है, इंपॉर्टेंट है ये। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का क्या है, अध्ययन है। ये किसने कहा था, तो एलन सी सैंपल ने कहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मानव भूगोल के कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं। तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये किसने कहा था, तो रायडजेल ने कहा था। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा था, एलन सी सैंपल ने कहा था। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना, ये किसने कहा था, तो पॉल विडाल डी ला ब्लास ने यह कहा था। ये परिभाषाएं हैं, इसको ध्यान रखिएगा, कथन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। कह रहा है भूमध्य रेखा से, ये आपका क्या है, भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण, या आपका उत्तर या आपका दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी, ये आपका क्या है, कोणीय दूरी है। तो ये आपका क्या कहलाता है, तो उसे अक्षांश कहा जाता है। और इसे जो दो अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है। ऑप्शन सी। अगला है पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहा जाता है, उसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी बेसिन जिसमें चारों ओर से छोटी छोटी नदियां गिरती हैं, निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं, उसे बाल्सन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाल्सन। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का डैश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। यानी कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है, तो ऑप्शन सी आर्टिकल 51। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किसका भाग है, तो ये डीपीएसपी का भाग है। डीपीएसपी की बात करें किस देश के संविधान से लिया गया इसे, तो आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है। किस भाग में है, तो भाग 4 में है ये। और किसकी बात कर रहा है ये, तो ये आपका कल्याणकारी राज्य की बात करता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा या भाषाएं नहीं है। कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है, तो पुर्तगाली नहीं है। ऑप्शन बी। देखिए संयुक्त राष्ट्र की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, 6 हैं। कौन कौन सी, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। पुर्तगाली नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का अधिकार कौन सा संवैधानिक संशोधन प्रदान करता है, तो 86वें संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था, तो सन 2000 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा जो है अनुच्छेद 21 जोड़ा गया है। ठीक है, 21A जोड़ा गया, यानी 21 का जोड़ा गया। और इसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया। कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है, तो पहला है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये तो कनाडा से लिया गया, सही है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी आपका कनाडा से लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया डैश है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। और किस आर्टिकल में है महाभियोग, तो आर्टिकल 61 में है। किस देश के संविधान से लिया गया है ये भी ध्यान रखिएगा, तो अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण थे। ग्राम न्यायालय की स्थापना के कारण क्या थे, तो गरीबों और वंचितों की न्याय तक पहुंच, सही है।
भारत में विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया था, सही है। गरीबों को न्याय उनके द्वार पर, यह भी आपका सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, तो इसका पद अल्पकालिक होता है, बिल्कुल सही है। यह नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। पहली बैठक में क्या होता है, पीठासीन अधिकारी होता है। इसका मुख्य कर्तव्य क्या होता है कि नए सदस्यों को शपथ दिलाना, यह भी आपका सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बाद में जो है ये पद समाप्त हो जाता है शपथ दिलाने के बाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, कौन सा कथन सही है। पहला है लोकसभा का अभिरक्षक भारत का राष्ट्रपति होता है। लोकसभा का अभिरक्षक क्या होता है, भारत का राष्ट्रपति नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो कौन होता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, ये सही है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा सभापति तालिका में नामांकित सदस्य अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, ये भी आपका सही है। देखिए पहला गलत है, बी और सी सही है। तो पूछ रहा कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी एक से अधिक, लेकिन ध्यान रखिएगा पहला गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला है मंत्रिपरिषद, ध्यान से पढ़िएगा। मंत्रिपरिषद शब्द की चर्चा संविधान के मूल स्वरूप में की गई, बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद की चर्चा संविधान में किया गया, सही है। मंत्रिमंडल यानी जो आपका कैबिनेट है, शब्द का उल्लेख संविधान के मूल रूप में नहीं था, बिल्कुल सही है, ये आपका सही है, ये भी सही है। मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा संविधान में केवल एक बार की गई, ये भी आपका सही है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। देखिए संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्रिपरिषद की विस्तृत चर्चा की गई है। इस शब्द का उपबंध मूल संविधान में है, लेकिन ध्यान रखिए मंत्रिमंडल, देखिए मंत्रिपरिषद अलग चीज होती है, मंत्रिपरिषद में ही आपका क्या होता है, मंत्रिमंडल होता है, ठीक है। तो मंत्रिमंडल शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा शामिल किया गया और संविधान के मूल रूप में यह शामिल नहीं था। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान में केवल एक बार है, कौन किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 352(3) में इसका उल्लेख किया गया है ये। नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में पूछ रहा है, अविश्वास प्रस्ताव का जो है उल्लेख नहीं है, सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, बिल्कुल सही है, केवल लोकसभा में। यह प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, नहीं 100 नहीं, सिर्फ 50। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, सॉरी कौन सा सही नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सही है, ये सही है, ये नहीं सही है, 50 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, देखते हैं इसके बारे में। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, ठीक है, 50। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, ध्यान रखिएगा, संविधान में नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 118 में उपबंध है कि संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए विनियमन के लिए नियम बना सकेगा, ठीक है, नियम की बात कही गई है। और लोकसभा के नियम 198 में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया गया, ठीक है। लोकसभा के नियम 198 में है ये, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) में उपबंध है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होता है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया प्रश्न है। अतः अविश्वास प्रस्ताव किस में लाया जाता है, केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। और लोकसभा के सदस्यों से बहुमत द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर जो मंत्रिपरिषद होती है वो त्याग पत्र दे देती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो इसमें आपका भारत की रैंक 129 है, ऑप्शन सी। विश्व आर्थिक मंच किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ने हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट पेश की है। पिछले साल की तुलना में भारत इस साल खिसक कर 2 स्थान खिसक कर किस पे आ गया है, तो 129वें स्थान पर आ गया है। इंपॉर्टेंट है। पिछले एक दशक से पहले स्थान पर रहने वाला आइसलैंड पहले स्थान पर है। आइसलैंड जो पहले स्थान पर है।
भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो बांग्लादेश आपका 99 नंबर पे है, नेपाल 111, श्रीलंका 125, भूटान 124 और वहीं पाकिस्तान के स्थान कितना 145, भारत का 129। नेक्स्ट, पेमा खांडू किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया इन्होंने, तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है 100%, ठीक है, आने वाला प्रश्न है ये। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। ऑप्शन ए। देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU ने मंगल ग्रह पर थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र के भीतर स्थित तीन क्रेटरों को भारत के विज्ञान समुदाय और भारतीय संस्थानों के नाम पर रखे गए हैं। सबसे बड़े क्रेटर का नाम जो है प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर रखा गया, ठीक है, लाल क्रेटर। वहीं मुर्शान क्रेटर का नाम भारत के उत्तर प्रदेश के मुर्शान शहर से लिया गया है, ठीक। जबकि जो हिल्सा क्रेटर है इसका नाम भारत के बिहार के हिल्सा शहर के नाम पर रखा गया। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका जो है विशाखापत्तनम को 18वें स्थान मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है, नासा भारत के किस IIT के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहे हैं? नासा भारत के किस IIT के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहे हैं? तो IIT मद्रास के साथ मिलकर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये भी आपका 100% छपने वाला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? ये तो आपका इटली में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए G7 में आपके कितने सदस्य? सारे सदस्यों, वैसे तो 7 सदस्य हैं, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सारे सदस्यों का नाम, ठीक है। ये आपका जो है होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका नाम, ठीक। और अब ये भी बताइए वीडियो कैसी लगी। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।